नमस्कार। आज हम विचार करने जा रहे हैं सृजनात्मकता पर। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी दुनिया की सबसे अद्भुत वस्तु है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारी निगाह में है, सब कुछ किसी न किसी का सृजन ही तो है। और जो ही हम एक नवजात शिशु के रूप में अपनी आँख खोलते हैं, हमें विलक्षण जगत के दर्शन होते हैं और बहुत सारे बंधनों से हम बंधते चले जाते हैं। हम किसी के बेटे हो जाते हैं, कोई हमारी मौसी, बुआ, नानी, नाना, दादा, बाबा, बहुत सारे संबंध इस तरह के बन जाते हैं। और इस अद्भुत सृष्टि का सृजन करने वाला सृष्टा हमारे ज्ञान परिधि से दूर रहता है और हम उसे ईस्ट या ईश कहते हैं। और जब हम विचार करते हैं तो हमें लगता है कि वह ईश है और हम ईश अंश हैं। वह परमात्मा है और हम उसके पुत्र हैं। उसके पास जो सृजन की अद्भुत शक्ति है, उस सृजन की अद्भुत शक्ति का अंश हमारे पास भी है। और यह सृजन की शक्ति मानव मात्र में भी निहित है, जिसे सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता से आशय क्या है, इस पर हम विचार करें। इससे पहले देख लें कि पाठ्यक्रम में जो है वो यह है कि क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फैक्टर्स और नर्चरिंग क्रिएटिविटी यानी कि उसको पोषण देने वाले कौन कौन से तत्व हैं जिससे कि उसे पोषण मिलेगा, कौन कौन से कारक हैं और क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इस पर विचार करना है। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं सृजनात्मकता से आशय। इसके क्या आशय है। दुनिया में शक्तियां सारी हैं, विध्वंस की भी हैं और सृजन की भी हैं। अगर अंधेरा आता है तो उजाला भी आता है, अगर रात होती है तो सुबह भी होती है, अगर सूर्य छिपा हुआ प्रतीत होता है तो सूर्य उगता हुआ भी प्रतीत होता है। दुनिया में विध्वंस और सृजन की सारी शक्तियां विद्यमान हैं। जिन व्यक्तित्वों को दीर्घकाल तक याद रखा जाता है वे सृजन की शक्ति से संपन्न होते हैं। आज विद्यार्थियों को सृजनात्मकता से जोड़ने के लिए यह परम आवश्यक है कि उन्हें प्रारंभ से एक वातावरण प्रदान किया जाए जो नव निर्माण में सहयोगी हो। सृजनात्मकता से आशय उन शक्तियों से है जो आने वाले कल के लिए नव सिद्धांत, नव नियम, नवोन्मेषी विचार को जन्म दें और जो आने वाली कल की प्रगति में सहयोगी हो। ऐसी शक्ति या क्षमता को सृजनात्मकता कहते हैं, जो कि निरंतर उत्तरोत्तर सकारात्मक प्रगति का कारण बनती है। आप निश्चित रूप से मानिए कि जब हम किसी विद्यार्थी से, किसी बालक से ये उम्मीद करते हैं कि उसके माध्यम से सृजन हो, तो क्या हमारा ये दायित्व तो नहीं है कि हम उसे ऐसा वातावरण प्रदान करें जिससे कि उसमें सृजन की शक्ति का विकास हो सके। आज हमें देख रहे हैं कि बहुत अधिक पढ़े लिखे लोग भी विध्वंस की ओर बढ़ रहे हैं। पढ़ना लिखना बिल्कुल अलग चीज है और सृजन की शक्ति बिल्कुल अलग चीज है। अगर हम अपने बालक को, विद्यार्थी को इस तरह का बनाएंगे कि वह मस्तिष्क इस तरह का विकसित कर ले जिसमें केवल सृजन ही सृजन हो, तो निश्चित रूप से विध्वंस से हम बहुत दूर हो जाएंगे। और सृजन की यह शक्ति बहुत ही सकारात्मक होगी और संपूर्ण विश्व के उत्थान वाली होगी। और सृजनात्मकता की यह गुण ही अंततः हमारी उस बात को सिद्ध कर देगा जिसमें हमने सोचा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ये तभी संभव है जबकि सब लोग सृजन के लिए तत्पर हो जाएं। सृजनात्मकता के संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं जो अलग अलग विचारकों ने दी हैं। विविध विचारकों ने क्या कहा है सृजन के संदर्भ में, वो आपके बीच रखूं। विविध विज्ञजनों ने अपने विचार स्तर के आधार पर सृजनात्मकता को परिभाषित किया है। कुछ प्रसिद्ध विचारकों की परिभाषाएं मैं आपके बीच रख रहा हूं, क्योंकि सारे लोगों की परिभाषाएं रखना संभव नहीं है। तो सबसे पहले मैं विचार रखता हूं क्रो एवं क्रो का। ये कहते हैं कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। कितना बहुत ही छोटी सी परिभाषा और बड़ी ही सारगर्भित कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। परिणाम कैसे है? मौलिक, चुराए हुए नहीं, किसी के टीपे हुए नहीं, बल्कि जो मौलिक रूप से उद्भूत हुए हैं। इसका आंग्ल वर्जन देखिए
क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। इसके बाद एक और विचारक हुए हैं जिनका नाम है ड्रेव डाहल। क्या कहते हैं वो इस संदर्भ में रखता हूं आपके बीच। वे कहते हैं सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें वह व्यक्ति पहले से न जानता हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि पहले से न जानता हो। इसका आंग्ल वर्जन देखिए कि क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू प्रोड्यूस कंपोजिशन प्रोडक्ट्स और आइडियाज विच आर एसेंशियली न्यू और नोवेल एंड प्रीवियसली अननोन टू द प्रोड्यूसर। यानी ये वह योग्यता है जो इससे पहले उससे जुड़ी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब उसने चिंतन किया, मनन किया और विभिन्न परिस्थितियों से उसका संघर्षण हुआ, तब इस तरह का विचार आया और इस तरह की सूझ विकसित हुई और इस तरह का जो एक विचार का प्रस्फुटन हुआ, उत्पादन हुआ। ये डाहल साहब ने कहा। इसके बाद स्किनर महोदय ने क्या कहा, आइए थोड़ा से इस पर विचार करते हैं। स्किनर महोदय के अनुसार सृजनात्मकता या सृजनात्मक चिंतन का अर्थ है कि व्यक्ति की भविष्यवाणियां या निष्कर्ष नवीन, मौलिक, अन्वेषणात्मक तथा असाधारण हों। सृजनात्मक चिंतक वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए निरीक्षण करता है, नई भविष्यवाणियां करता है और नए निष्कर्ष निकालता है। आप ये समझिए कि जो पुस्तकें होती हैं, पढ़ते तो सब उसी को हैं, गुरुजी भी उसको पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी भी उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन बिटवीन द लाइन्स छिपा क्या है, ये वो तलाश कर पा रहा है जो कि उसका अध्ययन बहुत गहनता से कर रहा है। तो इसी तरह से किन्हीं विचारों से, किन्हीं सिद्धांतों से, किन्हीं प्रयोगों से जब हम उसके बारे में चिंतन करते करते यह सोचते हैं कि हाँ, इसमें यह बात छुपी है जो कि दिखाई नहीं पड़ी और जिससे परिचयकरण बहुत आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में वह नवीन तथ्य, वह नवीन निष्कर्ष, वह नवीन दिशा एक तरह से सृजनात्मकता है। तो सृजनात्मकता के संबंध में जो स्किनर महोदय का ये विचार है, उसका आंग्ल वर्जन देखिए। क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स दैट द प्रेडिक्शंस एंड और इन्फ्लुएंसेस फॉर द इंडिविजुअल आर न्यू, ओरिजिनल, ingenious, unusual. The creative thinker is one who explores new areas and makes new observations, new prediction, new influences. ये आप मतलब देखिए कितने समय पहले की बात है। ये 1973 में इनकी जो किताब छपी थी उसमें लिखा हुआ था, पेज नंबर 529 पर। और उस समय जो इन्होंने ये सोचा कि वास्तव में क्रिएटिविटी क्या है, ये इनके अपने विचार उस संदर्भ में रहे। आज भी ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी किसी काल विशेष की चेरी थी या बंधक थी। हर समय सृजनात्मकता जन्म लेती है, हर समय व्यक्ति सृजनात्मक होता है और व्यक्ति कब किस संदर्भ में क्या सोच सकता है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत अधिक पढ़ा लिखा होना, बहुत अधिक प्रतिभा संपन्न होना, बहुत अधिक पैसे वाला होना, इसकी गारंटी नहीं है कि वो सृजनात्मक होगा। जब वह नवोन्मेषी हो, वह तलाश करने वाला हो, वह गहराई में डूब करके खोज करके निकालने वाला हो, तब उसकी यह क्रिया कहलाएगी सृजनात्मकता। इस संदर्भ में स्टेन महोदय क्या कहते हैं, उनके विचार आपके बीच रखता हूं। जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है। स्टेन महोदय ने अपने भाव को बहुत सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया है और इसका आंग्ल वर्जन, वेयर इट रिजल्ट्स इन ए नोवेल वर्क दैट इज एक्सेप्ट एज टेनेबल और यूजेबल और सेटिस्फाइंग बाय ए ग्रुप एट सम पॉइंट इन टाइम। और बहुत सारी परिभाषाएं रखने की जगह एक विचारक हुए हैं कॉल एवं ब्रूस। उनकी बात सुनकर के काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है और काफी सरल शब्दों में उन्होंने रखने का प्रयास किया है। क्या कहते हैं कॉल एवं ब्रूस, सृजनात्मक एक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन को ग्रहण करके अभिव्यक्ति करने और गुणांकन करने की योग्यता एवं क्रिया है। इसका आंग्ल वर्जन देखिए, क्रिएटिविटी इज एन एबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ मैन्स माइंड टू ग्रुप, एक्सप्रेस एंड एप्रिशिएट इज द फॉर्म ऑफ एन ओरिजिनल प्रोडक्ट। लास्ट शब्द देखिए, ओरिजिनल प्रोडक्ट।
यानी कि वह ओरिजिनल प्रोडक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि जो ओरिजिनलिटी होती है वह क्षेत्र विशेष के हिसाब से, दिक् विशेष के हिसाब, समय विशेष के हिसाब से होती है और उसका फर्क भी साफ दिखाई पड़ता है। अगर मान लीजिए गाय को हम कहते हैं कि गाय माता है, गंगा को हम कहते हैं, गायत्री को हम कहते हैं, इन्हें माता के स्वरूप में हम पूजते हैं। गाय को हम माता क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमें दूध प्राप्त होता है, इससे हमें पोषण प्राप्त होता है, इसके बछड़े बैल बनते हैं और वो हमारे खेतों में काम करते हैं। लेकिन अगर हम ब्रिटेन में चले जाएं तो ये सारा काम वहां पर घोड़ी करती है, तो अगर वो हमारे हिसाब से कहना चाहेंगे तो घोड़ी को माता कहेंगे। आप ये समझिए, ये मौलिकता है। हमारे यहाँ के टेम्परेचर में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ अगर मान लीजिए कहीं कोई गाय गोबर कर जाती है तो कुछ समय के बाद वह मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है और विघटित होकर के गायब हो जाता है। लेकिन अगर वहां के टेम्परेचर में वो कर जाती है तो महीनों पड़ा रहेगा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर इतना कम है। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की सोच विकसित होती है और अलग तरह के वातावरण में, अलग तरह के क्षेत्र में अलग तरह के विचार आते हैं। मौलिक विचार होना चाहिए, मौलिक चिंतन होना चाहिए और किसी भी जगह की चिंतन के आधार पर उस क्षेत्र विशेष का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे मस्तिष्क की सीमा है जो हम उस संदर्भ में सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम केवल विचार के बारे में सोच रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि वहां की दशाएं किस तरह की हैं, वहां की स्थितियां किस तरह की हैं, वहां का वातावरण किस तरह का, वहां किस तरह से सोचा जा सकता है, उन परिस्थितियों में कैसा सोचा जा सकता है, उस काल विशेष में कैसा सोचा जा सकता है। जब हम खुद ही नहीं सोच पा रहे हैं तो ये कमी किसकी है? ये कमी हमारी है ना, और हम उस पर हंस रहे हैं। ये देखकर ऐसा हमारा मूर्खतापन हो गया। इसलिए हमें कभी दूसरे चिंतक के विचार पर हंसना नहीं है, उसका मंथन करना है और बहुत सारे आलोक में उसको देखने का प्रयास करना है। अब आपके पाठ्यक्रम में इसके बाद जो चीज है, इन परिभाषाओं के बाद, वो है फैक्टर्स, सृजनात्मकता के कारक, फैक्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इस पर बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग बातें कही और मैंने ये देखा कि 4 बातें मन महोदय की बहुत ही महत्वपूर्ण लगी मुझे और 4 बातें और एक विचारक की बहुत महत्वपूर्ण लगी, और उसमें कहे हुए कई विचारकों की बातें उसी में ही समाहित हो रही थी। तो सबसे पहले हम मन की उस पर पहुंचे। सृजनात्मक मानव होने के लिए उसमें कुछ तत्वों का समावेशन आवश्यक है, जिन्हें कुछ विद्वानों ने आवश्यक सोपानों के रूप में भी वर्णित किया है। मन महोदय ने सृजनात्मकता के 4 कारकों का वर्णन किया है जो इस प्रकार है, और वो कहते हैं कि सृजनात्मक व्यक्ति से जुड़े हुए ये 4 कारक होंगे। उसमें पहला है तैयारी, प्रिपरेशन, यानी कि जैसे हम अगर बोलने के लिए जाएं, उदास मन से खिन्नता के साथ जाएं तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों की समझ में भी नहीं आएगा। अगर उत्साह से भरे हुए हैं, लबरेज हैं उत्साह से, और उसके बाद फिर अपनी बात को कह रहे हैं, तो समझाने का अंदाज ही बदल जाएगा। तो हमारी प्रिपरेशन हो, जब प्रिपरेशन होती है और मस्तिष्क हर समय तैयार होता है इस बात के लिए कि हाँ हमें कुछ न्यू करना है, हमें कुछ इनोवेटिव करना है, हमें कुछ तलाशना है, हमें वह देखना है जो सबको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये तैयारी गजब की स्थिति बनाती है और इस तैयारी से हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। वो किसी पिक्चर में था कि जब हम कार्य करने लगते हैं तो सारी कायनात हमारी मदद करने लगती है। जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लग जाते हैं पूरे तन मन धन से, तो ऐसी स्थिति में पूरी कायनात हमारी मदद करती है। तो अगर हम तैयार हैं तो निश्चित रूप से क्रिएटिव होंगे और क्रिएटिविटी हमारा गुण बन जाएगी। अगली बात मन महोदय की, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि भाई इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना है, तो उसी तरह से मिलता हुआ शब्द है ये। इंक्यूबेशन का मतलब है कि समस्या से अलगाव। हम इस पर विचार करें कि समस्या के संदर्भ में एक तरह की बात सारे लोगों द्वारा सोची जा रही है, क्या इससे बिल्कुल अलग बात भी हो सकती है? उससे इधर उधर जाकर के हम उस मैटर को तलाशने का प्रयास करें जिससे कि समस्या से समाधान सुनिश्चित हो जाए। समस्या का सूत्र सीधा सीधा यह है कि आवश्यकता माइनस साधन। तो आवश्यकता और साधन अगर बराबर मात्रा में हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में समस्या 0 हो जाएगी, और अगर आवश्यकता अधिक रहेगी और समाधान कम यूनिट्स में होगा तो निश्चित रूप से दिक्कत आनी ही आनी है। इसलिए हमें
इस इंक्यूबेशन के माध्यम जो है, दूसरा कारक इंक्यूबेशन उन्होंने मन महोदय ने बताया। तीसरा है प्रेरणा व सहज बोध, मोटिवेशन एंड इल्यूमिनेशन, कि हमें प्रेरणा इतनी जबरदस्त मिले कि हमारी सोच विकसित हो जाए और उस प्रेरणा के आलोक में हम लगातार क्रिएटिव रहें, लगातार हमारे अंदर की एनर्जी जो है वो उबलती रहे, उबाल खाती रहे कि हाँ नहीं, ये तो हमें हमारे द्वारा ही हल होना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे माध्यम से आना है, हमें ही निश्चित रूप से आगे बढ़ना है। जब हम इस तरह की सोच लेकर के चलेंगे तो प्रेरणा व सहज बोध जैसा कारक अगर हमारे बीच होगा तो हम इनोवेटिव होंगे ही होंगे, तब हम सृजनात्मक होंगे ही होंगे। और चौथा पॉइंट उन्होंने बताया जांच पड़ताल व पुनरावृत्ति, वेरिफिकेशन एंड रिवीजन। हम जब किसी को कोई समाधान बताएं, जब हमने कोई शोध कर लिया, जब हम किसी परिणाम पर पहुंच गए, तो ऐसी स्थिति में इस सृजनात्मकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि हम उसको एक बार रीचेक जरूर कर लें, हम उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह से अवश्य कर लें और हम उसको रिवीजन अलग दोबारा कर लें कि उन स्थितियों में क्या है इस बार भी सिद्ध हो रहा है। जब ये सारी बात हम कर लेंगे तब वो हमारी सृजनात्मकता जो है स्वयं सिद्ध हो जाएगी, फिर सारे लोग उसको मानने लगेंगे और निश्चित रूप से वह नया तथ्य, वह नया परिवेश, वह नया गुण, वह नया नियम, वह नया सिद्धांत सर्वग्राही हो जाएगा और इस तरह से हमारे सृजन को पंख लग जाएंगे और फिर हम आगे नई तलाश में ओर चलेंगे। तो जिस तरह से मन महोदय ने ये बताया, इसी तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक उस काल के हुए थे जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड महोदय ने भी 4 बातें बताई, 4 कारक बताए, 4 फैक्टर्स इन्होंने भी बताए कि कौन कौन से हैं। इन्होंने भी 4 महत्वपूर्ण कारक बताए। उसमें से पहला था वर्तमान परिस्थिति से परे जाने की योग्यता, एबिलिटी टू गो बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसका इससे संबंध क्या है, लेकिन इसका इससे बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है कि उस परिस्थिति में जब सारे के एक ही परिस्थिति में बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, बहुत सारे लोग आंसू बहाते हैं और बहुत सारे लोग समाधान करते हैं, बहुत सारे लोग इतने सृजनशील होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने पत्थर भी बरसाए हैं तो उन पत्थरों से अपना मकान बना लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि गिलफोर्ड महोदय का यह विचार जो कि आज से बहुत समय पहले दिया गया, आज भी पूरी तरह से स्वयं सिद्ध है। तो वर्तमान परिस्थिति से परे जाने की योग्यता, उससे बिल्कुल बाहर आकर के उसके बारे में सोचा जाए, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढे जाए, रास्ता तलाशा जाए और अपनी सृजन की शक्ति से पूरी मानवता को उससे बाहर लाने का प्रयास हो। और निश्चित रूप से ये शब्द, ये वाक्य, ये सिद्धांत नवोन्मेषी होंगे और सृजनशील होंगे और सृजन करेंगे, बहुत सारे लोगों को विषाद से बाहर लेकर के आएंगे। तो ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कारक बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान परिस्थिति से परे जाने की योग्यता हमें विकसित करनी होगी। तो अगर उस परिस्थिति के चक्कर में, उस संजाल में हम फंस गए, तब फिर हमसे कोई निदान नहीं आना है। इसलिए उसके रहते हुए भी हम उससे अपने आप को पृथक करें और उससे सबको बचाने के लिए प्रयास करें। अगली बात, समस्या की पुनर्व्याख्या, री एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम। कभी कभी हम प्रॉब्लम को देखते हैं और किसी ने बताया कि ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम एक ही दृष्टिकोण से देखी जाती है और ये बहुत खतरनाक है। हम उसे अलग अलग डायमेंशन से देखें। जब हम अलग अलग डायमेंशन से देखेंगे तो उसके अलग अलग अर्थ समझ में आएंगे, अलग अलग समाधान समझ में आएंगे और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बन जाएगा और निश्चित रूप से सृजन होगा ही होगा। क्योंकि एक दिशा में देख करके अगर 50 लोग उसी तरफ से देख रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है यह तो नजर ही नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन के बिंदु वहां छिपे हुए हो सकते हैं, तो वह उस सृजनशीलता के आयाम उसके क्षेत्र में आ ही नहीं पाएगा। तब फिर सृजन हो कैसे पाएगा, तब फिर नवोन्मेषी विचार कैसे आ पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि समस्या की पुनर्व्याख्या की जाए और अलग अलग डायमेंशन से व्याख्या की जाए। अगली बात, एडजस्टमेंट, सामंजस्य। सामंजस्य शब्द सुनने में बड़ा सरल है और बहुत छोटा सा है, लेकिन ये अकेला एक शब्द सामंजस्य हमारे परिवारों में होने वाले विवाद को खत्म कर सकता है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाले विवादों को खत्म कर सकता है, पूरी संसार की समस्या की सारी कलह को खत्म कर सकता है। बस केवल यही एक गुण विकसित हो जाए सामंजस्य का। इसमें केवल लेना ही लेना नहीं होता, केवल देना ही देना नहीं होता,
बल्कि एक ऐसा लेवल, एक ऐसा तुला को ऐसे जगह रखा जाता है जहां पर साम्य हो जाए और दोनों खुश हो जाए, दोनों पक्ष खुश हो जाए। और इस स्थिति के लिए स्वयं का बलशाली होना, विभिन्न परिस्थितियों पर नियंत्रण में समर्थ होना, यह भी परम आवश्यक है। और इसीलिए इस सामंजस्य को गिलफोर्ड महोदय ने एक महत्वपूर्ण सृजनात्मक कारक के रूप में स्थान प्रदान किया है। अगली बात, अन्यों के विचारों में परिवर्तन, चेंजिंग द थॉट ऑफ अदर्स। दूसरों के विचार में परिवर्तन बड़ा टिपिकल काम है, अपने में तो किया जा सकता है, लेकिन जब पूरी दुनिया इस बात को मानने लगे कि हाँ ये व्यक्ति जो कह रहा है वो कह तो सही रहा है, और एक बार नहीं ये 50 बार सिद्ध हो चुका है कि ये जब भी बोला है तो बोला सही है ना। क्योंकि कई बार जब हम क्रिकेट देख रहे होते हैं और क्रिकेट के पीछे धोनी होता है और उसके द्वारा वो अपनी बात कहता है कि हाँ नहीं अब इसको ले लिया जाइए, तो और उसके बाद फिर उसकी बात सिद्ध हो जाती है, तो हमें लगता है कि ये देखता बड़ा सटीक है, इसका चिंतन बहुत सही है। कहने ये तो एक एग्जाम्पल था, मेरा मतलब ये है कि दूसरों के विचारों में परिवर्तन आ जाए। कई बार ऐसा होता है दूसरे रूढ़ हो जाते हैं और रूढ़ होने की वजह से विकास की सारी व्यवस्थाएं धराशायी हो जाती हैं, जबकि आज के हिसाब से बदलते परिवेश में बदलती हुई बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। तो हम चूंकि सृजनशील हैं और हम उसी की प्रगति की बात कर रहे हैं जिसे वह इस समय नहीं सोच पा रहा है केवल अपनी रूढ़वादिता की वजह से, तो ये आवश्यक है कि ये एक महत्वपूर्ण कारक है कि दूसरे के विचार में परिवर्तन की क्षमता भी पैदा करनी होती है एक सृजनशील व्यक्ति को। और निश्चित रूप से इन चारों विचारों का जब हम मंथन करते हैं तो पाते हैं कि ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अब इसके बाद बात आती है नर्चरिंग ऑफ क्रिएटिविटी। अभी हमने फैक्टर्स की बात की, अब सृजनात्मकता का पोषण, नर्चरिंग ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता पर न तो किसी का एकाधिकार है और न यह प्रतिभा संपन्न लोगों की चेरी है। यह एक दिन में नहीं आती बल्कि निरंतर चिंतन का परिणाम है। माता, पिता, अध्यापक, सहोदर, विद्यालय, मोटिवेशनल स्पीकर, पुस्तकें सभी इसमें अपनी अपनी भूमिका अभिनीत करती हैं। यह ईश्वर प्रदत्त व अर्जित ऐसा गुण है जो स्वभाव का अंग बन जाता है और फिर उसी तरह की आदतों का निर्माण होता है। संस्थानों व अध्यापकों द्वारा अगर जो बिंदु अब रखे जा रहे हैं उस आलोक में कार्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है, क्योंकि माना जाता है कि विद्यार्थी कच्ची मिट्टी के समान है और उसको जिस तरह की शेप दे दी जाएगी यह उस तरह का बन जाएगा। तो हमारे विद्यार्थियों में और अधिक सृजनात्मकता हो, हमसे अधिक सृजनात्मकता हो, वो और आगे बढ़ें। जब हमारी पीढ़ी खत्म हो जाए ऐसी स्थिति में भी इस देश का, इस राष्ट्र का गौरवगान होना चाहिए और यह निरंतर प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। इस विचार के साथ हम उस सृजनात्मकता की शक्ति को परोसने के लिए बहुत अच्छा वातावरण बनाएं। तो किन किन बातों पर ध्यान देना है इस नर्चरिंग के लिए, इस पोषण के लिए, आइए थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं। और इसमें पहला बिंदु है स्व प्रेरकत्व को प्रश्रय, मतलब फॉस्टरिंग सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि वह स्वयं प्रेरणा से युक्त हो, उसे बाहर से किसी प्रेरणा की आवश्यकता न हो। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं प्रेरक हो। अगर उसे हताशा को कोई बात आ भी जाए तब भी वह उससे छिटकता हुआ और आगे बढ़ जाए। और इसके लिए बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग तरह से बातें रखी हैं और किसी ने पंक्तियों के माध्यम से, गीत के माध्यम से बात रखी है। आदमी वह है जो मुसीबत में परेशान न हो और कोई मुश्किल नहीं ऐसी है जो आसान न हो। यह तो हमेशा से है इस देश और दुनिया का चलन, चांद सूरज को भी लग जाता है एक रोज ग्रहण। वक्त की देखकर तब्दीलियां हैरान न हो, आदमी वह है जो मुसीबत में परेशान न हो। ये विचार उसके दिमाग में कौंधते रहे और वह स्वयं प्रेरणा से युक्त हो। भाई हार और जीत ये एक क्रम है। अगर कभी हार मिल रही है इसका मतलब कि वो जीत की सीढ़ी बन रही है, हम उस पर पैर रखें और आगे बढ़ें। तो स्वप्रेरकत्व को प्रश्रय मिलेगा तब बालक सृजनशील होगा। तो उसे ये बताया जाए कि हताशा
एक सामान्य फैक्टर है और ये आएगा बीच में, और निश्चित रूप से जो ये आ गया तो इसका मतलब कि अब आपकी जीत पक्की होने वाली है। अब आप तलाश लोगे जो कुछ भी आप तलाश रहे हो। दूसरी बात, स्वविवेक आधारित उत्तर देने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू आंसर बेस्ड ऑन वंस ओन डिस्क्रिप्शन। मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों को बहुत बुरी तरह झिड़क देते हैं, अब बच्चा अपने चिंतन के हिसाब से जवाब दे रहा होता है, अपनी सृजनशीलता के हिसाब से जवाब दे रहा होता है। सारे के सारे बच्चे शेक्सपियर तो नहीं हो जाएंगे, सारे के सारे बच्चे परम विद्वान तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन विद्वता का ऊंचा स्तर सृजनात्मकता के ऊंचे स्तर से जुड़ा हुआ नहीं है। एक वो विद्यार्थी भी अधिक सृजनशील हो सकता है। एक बार न्यूटन महोदय अपने घर से निकले और बढ़ई से बोले कि इस दरवाजे में 2 छेद कर देना, इसमें एक से बिल्ली आ जाया करेगी, एक से उसका बच्चा आ जाया करेगा। जब उन्होंने बढ़ई से कहा तो बढ़ई के छोटे से बच्चे ने जवाब दिया, अरे एक ही छेद से दोनों आ जाया करेंगे। तो न्यूटन बाद में इस बात को सोच करके बहुत हंसे, बोले कि मैं किस तरह से विचार कर रहा था जो मैं अलग अलग 2 छेदों की बात कर रहा था, और उस छोटे बच्चे की सृजनात्मकता देखिए, उसके चिंतन का स्तर देखिए कि उसने तुरंत जवाब दिया। जबकि न्यूटन कितने बड़े विद्वान, और आज हम सब उनके विभिन्न नियमों को पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह नहीं है कि यह प्रतिभा संपन्नता की चेरी नहीं है, क्रिएटिविटी, और कोई भी चिंतन कर सकता है। अभी कल मैं एक फिल्म देख रहा था, तो उसमें यह था कि माता अपने बच्चे से कह रही, तुम जहां भी इस बकरी के बच्चे को छुएगा मैं भी तुझे वहीं पर ही नोचूंगी। तो बोला, और अगर मैंने बकरी की पूंछ पकड़ ली तो आप देखिए तुरंत बच्चे में जो इस तरह की हाजिर जवाबी है, यह उसके सृजनात्मकता को दर्शाती है। तो स्वविवेक के आधार पर अगर हमारे विद्यार्थी उत्तर देते हैं, भले ही वो गलत हो, तब भी हमें अध्यापक के रूप में यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं यह वह बीज तो नहीं है जिससे सृजनात्मकता पनपनी है, और इस आधार पर हमें उसे मोटिवेशन ही देना चाहिए। अगली बात, स्व अभिव्यक्ति के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। हमें उसको खुद की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने हैं। आज बहुत सारे अध्यापक ये मानते हैं कि अगर को करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं तो ये तो टाइम पास हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है। इस समय जो कुछ गढ़ा जा रहा है उसे पढ़ाई कभी भी ला ही नहीं सकती। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात पर ध्यान दें और स्व अभिव्यक्ति के ज्यादा से ज्यादा अवसर उसको प्रदान करें। जब हम उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति सुनिश्चित हो जाएगी। अगली बात, मौलिकता को प्रोत्साहन, एनकरेज ऑफ ओरिजिनलिटी। ये विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं में भी आया सृजनात्मकता की में, और इसलिए हम इस मौलिकता को जरूर प्रोत्साहन दें। मौलिक चिंतन एक मौलिक रिजल्ट की ओर बढ़ता है, और चुराया हुआ चिंतन किसी रिजल्ट की ओर नहीं बढ़ता। इसलिए मौलिकता को प्रतिशत देना बहुत जरूरी है, और उस मौलिकता का आधार लेकर के जो भी नियम बनेंगे, जो सिद्धांत बनेंगे, जो संप्रत्यय आएंगे, वे वास्तव में समाज को दिशा देने वाले होंगे। तो मौलिकता को प्रतिशत दिया जाना बहुत जरूरी है सृजनात्मकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए। अगली बात, लचीलेपन की ग्राह्यता, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। रूढ़ नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होगा, पंडित जी ने कहा ये हाथ इधर से आएगा तो इधर से ही आएगा, क्यों आएगा, क्या कारण है, किसी विभिन्न स्थिति में क्या इस तरह की स्थिति बदली जा सकती है, तो अगर बदली जा सकती है तो बदल लो। आप ये समझिए कि लचीलापन होना चाहिए। जहां पर लचीलापन नहीं है वहां निश्चित रूप से वो सिद्धांत या तो मर गए हैं या उन सिद्धांतों की उपादेयता खत्म हो गई है। इसलिए लोच का होना बहुत स्वाभाविक है। अगर हम क्रिएटिविटी का उत्थान चाहते हैं, अगर हम सृजनात्मकता का उत्थान चाहते हैं, तो उस लचीलेपन को दावत देनी ही होगी। अगली बात, उचित अवसरों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज। उचित अवसरों की उपलब्धता। कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत शर्मीले होते हैं और उन्हें आ रहा होता है तब भी वो खड़े नहीं होते हैं। तो हमें पता है कि वो बच्चा बहुत अच्छा भजन गाता है, वो बच्चा बहुत अच्छी गजल कहता है, वो बच्चा बहुत अच्छी कहानी कहता है, वो बच्चा बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन कर सकता है, वो बच्चा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम अलग अलग ग्रुप बना दें, उसकी जिम्मेदारी उन बच्चों को ही दे दें कि हाँ तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें इसकी व्यवस्था करनी है। तो जो उनकी सृजन शक्ति है वो निकल करके आएगी और हम वहां पर उनकी मजाक ना बनाएं, बल्कि ये कहें कि हाँ हमारी स्थिति भी ऐसी थी, जब हम तुम्हारे लेवल पर थे तो बोलने में हमें भी परेशानी हुआ करती थी।
तो इस तरह से अगर हमें बच्चों का विकास करना है तो बच्चों के स्तर पर उतरना होगा, तब उनकी सृजनात्मकता जाग पाएगी, तब वे बच्चे क्लास में बोलेंगे। मैंने देखा है कि एक ऐसा बच्चा जो कि बोलने के कहने पर बेहोश हो गया था, बाद में यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल लेकर के गया बोलने के क्षेत्र में, क्योंकि क्षमता होती है उनमें, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाते। और जो लोग उसका हंसी उपहास मजाक उड़ा देते हैं, जो प्राध्यापक, वो निश्चित रूप से उसके लिए कब्र खोद देते हैं। तो हमें उसकी प्रगति में सहभागी होना है, उसकी अवनति नहीं करनी है, हमें खत्म हो जाना है, उन विद्यार्थियों के रहना है, वो आने वाली पीढ़ी का पोषण करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें अधिक सृजनात्मक बना करके जाएंगे तो हमारे जिंदा रहने का मतलब पूरा हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों में बहुत शक्ति है, बहुत अच्छा सोच सकते हैं। वो हमारा आदर करने के चक्कर में कई बार अपनी क्रिएटिविटी को दबा बैठते हैं। तो हमें यह बताना है कि इससे हमें कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मेरे बच्चों, आप अपनी बात को रखो ठीक ढंग से, आपको जैसा आ रहा है वैसा कहो। आप गीत के रूप में नहीं कह सकते, तरन्नुम में नहीं कह सकते, तो आप गद्यात्मक रूप से उस बात को रख दो, लेकिन रखी तो जानी चाहिए। आपके विचार नवोन्मेषी हैं, आप ऐसा सोचते हैं जैसा कोई नहीं सोच पाता। इस तरह का मोटिवेशन हमें उन्हें देना है और इसे उचित, इस तरह के उचित अवसर उनको उपलब्ध कराने हैं। अगली बात, स्वस्थ आदतों का विकास। कई बार कई आदतें इस तरह की होती हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स, जैसे कि आजकल के बच्चों को देखने को मिल रहा है कि वो देर रात तक अध्ययन कर रहे हैं। देर रात तक जो वो अध्ययन कर रहे हैं वो थके हुए शरीर के साथ कर रहे हैं, जबकि सो करके उठेंगे तो शरीर एकदम फ्रेश होगा, ज्यादा ताकत होगी, ज्यादा अच्छी तरह से कार्य किया जा सकता है, कम समय में अधिक का अधिगम किया जा सकता है। तो क्यों ना हम बच्चों में इस तरह की आदत पैदा करें कि वे जल्दी सोएं और जल्दी जगें। क्यों ना हम अपने बच्चों को ये बताएं कि डिब्बाबंद चीजें खतरनाक हैं, इस तरह चीजों को खाने की आदत ना बनाएं। अगर हमारे देश में इस तरह का सब कुछ फ्रेश मिल सकता है तो हम फ्रेश लें। किसी डिब्बे पर टमाटो फ्रेश लिखने से वो फ्रेश नहीं होगा, उसके पीछे लिखा होगा 3 महीने एक्सपायरी डेट, और उसके बाद ज्यादा अच्छी तरह तलाशोगे तो लिखा होगा, अगर मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है फ्रेश जूस, तो उसमें वो चीज है ही नहीं, वो तो उसका नाम है। टोमेटो सॉस में टमाटे नहीं है। इस तरह की चीजें हैं, आप जरा ध्यान से उन्हें देखना तो शुरू करें। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें अच्छा और साफ टमाटर मिल सकता है, क्यों ना हम सीधे सीधे उसका सेवन करें। उस डिब्बा बंद पैक चीज को लाने की जगह उसका सीधे सीधे सेवन करें। तो कहने का मतलब यह है कि हम ऐसी आदतों का विकास करें जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, जिससे वे अच्छा चिंतन कर सके, जिससे वे सकारात्मक चिंतन कर सके, जिससे उसकी वजह से उनको ऐसा कोई नुकसान ना हो जो सृजनात्मकता में बाधा बन जाए। अगली बात, स्वयं के आदर्श का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ आइडिया। अगर हम खुद सिगरेट पीते हुए क्लास में जाएंगे और बच्चों से ये कहेंगे कि हमारी जो आदत लग गई है बेटा तुम लोग मत पीना, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम स्वयं का आदर्श रखें। पहले अपने पथ के आदर्शक हो, तब शेष स्वयं तुम्हारे पद का आराधक होगा। ये शब्द मेरे गुरुजी ने एक बार मेरी क्लास में कहे थे कि आपके पद की आराधना होने लगेगी, आप उस पथ पर चलते हुए एक विशिष्ट आइडियल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत तो करो। और इसीलिए तो कहा जाता है कि एक बार युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने कि धर्म पथ क्या है, तो उन्होंने कहा कि महाजनों येन गतः स पंथा, महापुरुष जिस पथ पर चलते हैं वह पथ ही धर्म पथ है। किस आलोक में कहा उन्होंने? क्योंकि उन्हें ये पूरी उम्मीद थी, महापुरुष के रूप में वो स्थापित ही तभी हुए जबकि उनके कृतित्व इस तरह के थे, वे स्वयं में आदर्श थे। तो आप ये समझिए कि अगर स्वयं के आदर्श का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तो बच्चों में सहजता से उस गुण को संप्रेषित किया जा सकता है। उन्हें क्रिएटिव बनाने के लिए हमें भी तो क्रिएटिव होना चाहिए। हमारे द्वारा अगर विध्वंस की कोई बात होगी, हमारे द्वारा नकारात्मकता से जुड़ी हुई बात होगी, हमारे द्वारा पतन की बात होगी, हमारे द्वारा अवरोह की बात होगी, तो निश्चित रूप से फिर हमारे अंदर बीज नहीं है सृजन शक्ति के। जो हमारे अंदर सृजनशीलता के बीज नहीं है, जो हमारे अंदर केवल स्वार्थ के बीज हैं, हमारे अंदर केवल लोलुपता के बीज हैं, हमारे अंदर दूसरे बच्चों को ठगने की इच्छा है, तो ऐसी स्थिति में इससे बुरा अध्यापक हो भी नहीं सकता। तो आवश्यकता इस बात की है
कि हम स्वयं के आदर्श का प्रस्तुतिकरण करें। धन बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत बड़ा धनी जो था वो आज नहीं पहचाना जा रहा। चाणक्य के पास बहुत अधिक धन नहीं था, बहुत सारे गुरुओं के पास बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन आज उन्हें हम याद करते हैं। जब एपीजे कलाम जी खत्म हुए तो इनके पास डीआरडीओ की 2 ड्रेसेस थी। एक अटैची लेकर के वो निकले थे जब वहां से राष्ट्रपति का पद उनका पूरा हो गया था कार्यकाल। तो आप देखिए, उसे हम ऋषि की श्रेणी में रखते हैं और ऐसे लोगों का हमेशा वंदन होगा। किसी के पास नोटों का अंबार लगा हो तो उससे कहीं उसकी पहचान नहीं होगी, और वो भी लूट का हो तब तो निश्चित रूप से उसके पतन की कहानी गाएगी। और ऐसे अध्यापक विद्यार्थियों का सृजन नहीं कर सकते, उससे सृजनात्मकता से जोड़ नहीं सकते। जो एक नहीं बेटा तुम्हें कुछ करना नहीं है, इतने पैसे जमा कर देना, ये व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा चिंतन अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत है। हम 3 टाइम की जगह 2 टाइम खा करके भी तो जीवित रह सकते हैं। नवोन्मेषी विचार हमारे पास आ सकते हैं और हम अभाव में प्रभाव दिखाने में सक्षम हैं। अगर महाराणा प्रताप घास की रोटी खा करके लड़ सकते हैं तो हम भी ये प्रयास कर सकते हैं। हम उस देश के लोग हैं जहां पर बहुत अधिक अभाव में लोगों ने प्रभाव दिखाया है। दधीची ने कुछ नहीं दिया, नोट नहीं दिए थे, स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी थी, अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। और दधीच के द्वारा वो दी गई वह हड्डियों का आज तक हम उल्लेख करते हैं कि किस तरह का ऋषि रहा होगा जिसने कि वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया। मृत्यु सबको आनी है, जिसने जन्म लिया है वो मरना है। तो ऐसी स्थिति में वो तो मर करके भी अमर हो गए और इतिहास के पन्ने उन्हें अपने आप में समेटने के लिए व्याकुल हो गए और इस तरह से समेटा कि आज की पीढ़ी तक उनका गुणगान करती है। तो हमें क्या करना है, अपना खुद का आदर्श रखना है। और जब हम खुद का आदर्श रखेंगे तो दिखाने के लिए नहीं रखना है, सचमुच उन गुणों को अपने आप में समाहित करना है। तब हमारे विद्यार्थी, तब आने वाली पीढ़ी भी उस विशिष्ट स्तर से जुड़ी हुई होगी। और निश्चित रूप से हम नए विद्यार्थी को प्रणाम नहीं करते हैं, उसकी ऊर्जा का वंदन करते हैं। अगर छोटे बच्चे ने भी कोई ऐसा कार्य किया है जो विशिष्ट ऊर्जा से युक्त है तो उसकी ऊर्जा का वंदन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। जब कोई विद्यार्थी आपके पैर छूता है तो ऐसी स्थिति में उसमें छुपी हुई कोई प्रतिभा है, कोई ऊर्जा है, तो उसे कम से कम हम मानस वंदन तो कर ही सकते हैं। इससे हम छोटे नहीं होंगे। तो स्वयं का आदर्श रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होगा सृजनात्मकता के विकास के लिए। अगली बात, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, इंप्रूवमेंट इन द एवोल्यूशन सिस्टम। आज का जो एवोल्यूशन सिस्टम है वो किस चीज की एवोल्यूशन कर रहा है? रटने की क्षमता का एवोल्यूशन कर रहा है। रटने की क्षमता से हिंदुस्तान की प्रगति होगी। इसमें सृजनात्मकता को मापने के लिए की कोई व्यवस्था है? सृजनात्मकता के मापन के लिए बहुत सारे टेस्ट बने, लेकिन जो मूल्यांकन हो रहा है, जिनसे बच्चा अगली क्लास में जा रहा है, उसमें तो कहीं कुछ इस तरह की बात नहीं आ रही है। वहां तो इस तरह के प्रश्न भी बन करके नहीं आ रहे हैं जिसमें कि बच्चे की सृजनात्मकता चेक हो जाए। और धीरे धीरे करके हम तो ऑब्जेक्टिविटी की ओर बढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी की ओर बढ़ेंगे तो उसकी सृजन क्षमता चेक कैसे होगी कि उसके में क्या सृजन करने की क्षमता है? तो हमें सर विचार करना होगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का रहना भी आवश्यक है और उन प्रश्नों का मूल्यांकन पढ़ करके किया जाए। जो लोग कॉपी चेक करते हैं वो किस स्तर के लोग हैं और किस तरह से कॉपी चेक करते हैं, यह भी, इस पर भी आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह टंग गया है कि वहां का अध्यापक, उसका तो एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होगा और उसके विद्यार्थी का मूल्यांकन वही कर देगा। उन विद्यालयों में मानक के अनुसार योग्यता वाले अध्यापक नहीं है, लेकिन विद्यार्थी जब परीक्षा देगा तो उस समय सारी चीजों को देखा जाएगा कि उसका स्तर कैसा है। उसको पढ़ाने वाले अध्यापकों का स्तर चेक नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक तरह का अड़ंगा है, सृजनशीलता के विकास में बाधक हैं। तो सृजनशील व्यक्तित्व का निर्माण करना है, सृजनशील हिंदुस्तान का निर्माण करना है, सृजनशीलता के पथ पर बढ़ना है, तो मेरे बच्चों को बहुत अधिक काम करना पड़ रहा है। आप एक बहुत सीधी सी बात समझें कि अगर मान लीजिए मेरे में किसी चीज को जानना, मैंने 100% की जगह 100% मुझे पढ़ा मैंने और 80% मैंने जान लिया। अब 80% जो मैं बता रहा हूं उसका 100% नहीं, उसका 80% उस विद्यार्थी ने जाना, तो 80 का 80% तो 64 हो गया। तो 100 में से 64 पहुंचा उसके पास। ऐसे इसमें विद्यार्थी को अपनी क्षमता का प्रयास करना होगा
और जब वो अपनी क्षमता लगाएगा तो हो सकता है 100 के करीब पहुंच जाए, अपने गुरुजी से आगे निकल जाए। इसलिए जो आज की मूल्यांकन प्रणाली है, इस पर बारंबार विचार करने की आवश्यकता है कि कम से कम ऐसी हो जिसमें उसकी सृजन शक्ति का भी कहीं कुछ मूल्यांकन हो सके। अगली बात, सामुदायिक सृजनात्मक प्रस्तुतियां, कम्युनिटी क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। ये क्या है भाई? जब हम समुदाय के द्वारा संप्रेषण, कोई गीत, कोई लोकगीत, कोई नाटिका, या फिर किसी फैक्ट्री में ले जाकर के समुदाय के लोगों को कार्य करता हुआ दिखाना और उन सबकी संवेद शक्ति का प्रदर्शन, वो टीम स्पिरिट, इन सब की ओर जब हम ध्यान इंगित कराते हैं तो बच्चे बहुत अधिक सृजनात्मक हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति की सृजन शक्ति नहीं, फिर समूची टीम की सृजन शक्ति लग जाती है। और जब समूची टीम की सृजन शक्ति लग जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रगति अवरुद्ध हो ही नहीं सकती। तो सामुदायिक सृजनात्मक प्रस्तुतियों को दिखाना, उनके टच में विद्यार्थियों को लाना, ये बहुत आवश्यक है सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए। अगली बात, सृजनात्मक चिंतन अवरोध से बचाव, अवॉइडिंग द ब्लॉकेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। कई बातें इस तरह की हैं जो कि हमें नीचे की ओर ले जाती हैं, और उससे होता यह है कि हम एक पाश में फंस जाते हैं और सृजनात्मक चिंतन में अवरोध पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस तरह के हैं जो कि किसी बीमार को देखने जाते हैं और वहां जाकर के तमाम नकारात्मक उदाहरण देते हैं। जब वो तमाम नकारात्मक उदाहरण देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो जो व्यक्ति पहले से ही बीमार पड़ा हुआ है वो सोचने लगेगा, अरे ये तो बड़ी स्थिति बुरी हो गई। कोई कह रहा है कि अरे ऐसी स्थिति उनकी हुई थी और उसके बाद वो मर गए, अरे ऐसी स्थिति हुई इसके बाद तो उठ ही नहीं पाए। तो इस तरह की नकारात्मक बात कहने वाले लोग कहीं उसमें उत्साह भर सकते हैं। तो हमें सोचना है कि हम भी विद्यार्थियों के सामने कई बार इस तरह की बातें रख देते हैं जिससे विद्यार्थी अपने आप को और हीन समझने लगता है। हमें उसके गुणों को बताना है, उसमें अगर कमी है तो उसको इस तरह से बताना है कि उस कमी का निदान इस तरह से हो सकता है। तुम्हें सब कुछ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसमें चेंज कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तो तुम सबसे आगे निकल जाओगे। इस तरह की बातें भी रखनी होंगी। और केवल बैरियर्स नहीं खड़े करने हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने आप लोगों के बीच कर्ट लेवल थ्योरी रखी थी, उसमें बैरियर्स आए थे। तो बैरियर्स को पार जब आप करते हैं तब जाकर के लक्ष्य मिलता है। तो यहां पर भी वो बैरियर्स हमें बनाने ही नहीं है सृजनात्मकता के मार्ग में, तब सृजनात्मकता का स्तर उच्च हो सकेगा। अब हम आते हैं इससे अगली बात पर कि हमारे यहाँ एक शहरी परिवेश है, एक ग्रामीण परिवेश है। जिन प्राध्यापकों ने शहरी परिवेश में और ग्रामीण परिवेश में दोनों जगह काम किया हुआ है, वो लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनमें झिझक का स्तर अधिक है। वो झिझक रहे हैं, वो मंच पर आना नहीं चाहते, वो अपनी बात कहना नहीं चाहते, उनमें सृजनशीलता है, वो विभिन्न चीजों से बहुत सारी चीजों का उत्पादन कर सकते हैं। आज ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रोग्राम चल रहा है। तो अब जब तक ये नहीं था तब तक वो प्रोडक्ट निकल के नहीं आया, और जब ये प्रोग्राम बन गया तब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स की चीजें प्रसिद्ध हो गई। हमारे यहाँ संभल का हाथी दांत का काम लगातार प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिस तरह से ढूंढा गया है, इसी तरह से हम इस तरह की बातें ढूंढें जिससे कि हम विद्यार्थियों की झिझक को दूर कर सकें। जो बच्चे अपने घर पर गाना गा सकते हैं वो मंच से भी गा सकते हैं। जो बच्चे विभिन्न चीजों से विभिन्न चीजों का उत्पादन कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपने घर पर बना सकते हैं, तो वो यहाँ क्लास में आकर के बना करके दिखा सकते हैं और बच्चों को उसके लिए सृजनात्मकता का आधार मिल जाएगा कि हाँ इसने ऐसा किया है तो हम इसमें ये सुधार कर दें तो ये स्थिति और अच्छी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि झिझक को दूर करना ये बहुत जरूरी है। रिमूव हेजिटेशन। अगली बात, उचित वातावरण प्रदान करना। कई बार जिंदगी निकल जाती है और हम उन चीजों को भी नहीं जानते जिस कार्य से हम जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन सारे विद्यार्थियों को हम ऐसा वातावरण प्रदान करें कि वो अपना मौलिक चिंतन कर सकें, मौलिक बात रख सकें
और जब वो इस तरह से रख पाएंगे तो आप निश्चित मानिए कि आप जो कुछ है ना उससे बहुत आगे की बात वो रख देंगे। और अगर वो ऐसा रख पाए तो राष्ट्र की प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए ये क्रिएटिविटी को नर्चर करने वाले तरीके हैं, पोषण करने वाले तरीके हैं। इन सारे तरीकों पर हमें ध्यान देना ही होगा। यहाँ पर जो कुछ भी मैंने आपके बीच रखा है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा। एजुकेशन आचार्य यहाँ लिखा हुआ है और ये तो YouTube पर एजुकेशन आचार्य पर उपलब्ध है ही। तो आप सभी ने इसको सुना और मुझे लग रहा है कि ये आपकी अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंश है और इस पर एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो निश्चित रूप से आप इसका चिंतन मंथन करेंगे, तैयार करेंगे और सृजनात्मकता के गुण को अपने आप में समाहित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।